बच्चों अभी तक की मेथड से आप लोग को लग रहा होगा कि दो चर वाले समीकरणों को सॉल्व करना कठिन हो रहा है, क्योंकि ग्राफ बनाना पड़ता है बार बार। अगर इसके सॉल्यूशन निकालना है तो ग्राफ बनाओ, क्या बार बार ग्राफ बनाना पड़ेगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हम सिर्फ एक्सरसाइज 3.1 में ग्राफ बनाना सीखे हैं। अब अगर उन्हीं समीकरणों को हल करना तो ग्राफी विधि के अलावा और भी विधियां हैं, जिनमें से एक और विधि आज शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है प्रतिस्थापन विधि। क्या नाम है? प्रतिस्थापन विधि। ये विधि बहुत आसान है, बहुत आसानी से क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएगा। ध्यान से समझते बस रहिए। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, हमको कोई समीकरण दे दिया x प्लस, हमने एक समीकरण लिया एग्जांपल में x प्लस वाई बराबर 14, ये बना लिया समीकरण 1। और इसके बाद एक समीकरण लेते हैं x माइनस वाई बराबर 4। हमने ये दो समीकरण लिया। अब इन दोनों समीकरणों से हमें x और y का मान निकालना है प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करके। अब प्रतिस्थापन विधि में क्या करना है भैया? देखो, कोई पहले एक समीकरण पे गौर करना। ये जो दो समीकरण दिए हैं इनमें से पहले किसी एक समीकरण को, चाहे समीकरण 1 ले लेना चाहे समीकरण 2, किसी एक समीकरण को लेना है। तो पहले मान लेते हैं हम एग्जांपल के लिए हम समीकरण 1 को ले रहे हैं। हम समीकरण 1 से हल करना चाहते हैं तो इसको लिख लेंगे कि समीकरण 1 से, ठीक है। चाहे समीकरण वहां 1 को यूज कर लो चाहे 2 को, इससे कोई जरूरी नहीं, इससे मतलब नहीं है। मेन क्या है कि हम किसी भी एक समीकरण का यूज करेंगे। तो हम पहले समीकरण 1 ले लेते हैं और जिस समीकरण का यूज करना है उसको यहाँ पे उतार दो। इसके बाद क्या करना है? देखो यहाँ पर दो चर दिख रहे होंगे, इनमें से एक चर को इधर ही रखो, बाकी दूसरे चर को बराबर के उधर कर दो। मतलब एक चर का मान निकाल, चाहे x का यहाँ से मान निकाल लो चाहे y का मान निकाल लो। कैसे निकालना है? एक चर को इधर ही रखो, दूसरे चर को उधर पक्षांतर करो। चाहे x को इधर रखो चाहे y को उधर रखो, ये भी जरूरी नहीं है, आप लोग के अनुसार डिपेंड करेगा आप क्या करना चाहते हो, किसको रखना चाहते हो। हम चलो x को इधर ही रखना चाहते हैं, y को पक्षांतर करना चाहते हैं, तो y जब उधर जाएगा ये माइनस में हो जाएगा। यहां से देखो x की एक वैल्यू मिली, क्या मिली? 14 माइनस वाई, x की एक वैल्यू मिली। अब ये जो x की वैल्यू यहाँ पे मिली है इसको बना लेते हैं समीकरण 3। अब इसके बाद क्या करना है? ये जो यहाँ पे x की हमको एक वैल्यू मिली है, देखो x की वैल्यू मिली है 14 माइनस वाई, जो भी वैल्यू मिली है इस वैल्यू को दूसरे समीकरण में रख दो। दूसरा मतलब अगर देखो ये वैल्यू समीकरण 1 से निकाले हो तो ये वैल्यू समीकरण 2 में रखो, अगर ये वैल्यू समीकरण 2 से निकाले हो तो ये वैल्यू समीकरण 1 में रखो। जिससे निकाले हो उसको छोड़ करके दूसरे वाले में रखना है। तो हमने समीकरण 1 से वैल्यू निकाली है तो इसीलिए x का मान समीकरण 2 में रखे दे रहे हैं। x का मान, जब x की वैल्यू आई है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब देखो कैसे रखना है? देखो x की वैल्यू है 14 माइनस वाई, तो x की जगह पर देखो जैसे हमारा समीकरण दिया है x माइनस वाई बराबर 4। अब हमको क्या करना है? x का मान है 14 माइनस वाई, तो x की जगह पर x का जो भी मान है वो रख दो। x का मान है 14 माइनस वाई, तो x की जगह पर यहां हम रख देंगे 14 माइनस वाई। अब देखो x का मान रखे हैं, अब इस y को उतार लो क्योंकि ये तो अभी x के मान में ही y मिली है। अब ये वाली भी y उतार लेते हैं बराबर 4। अब इस अचर को अचर की तरफ कर दो, पक्षांतर कर दो, तो इधर क्या बचेगा? माइनस वाई बराबर देखो 4 है, ये 14 भी उधर गया तो -14, तो माइनस वाई जुड़ के हो गया -2y। अब 4 से 14 घटाएंगे तो आ जाएगा -10, माइनस कट गए। अब 2 को भी उधर पक्षांतर कर दो तो y बराबर 10/2, 2 से कट के आ जाएगा 5। y का मान कितना आया? 5 आया, आ गया y का मान। अब इसके बाद देखो एक मान तो हमको मिल गया, अभी y का मान मिल गया, x का भी निकालना है। तो अब देखो एक समीकरण ये दिया है, एक ये दिया है, तीसरा हमने बनाया है, तो ये y का मान अब इनमें से चाहे जिसमें रख दो, अब दिक्कत नहीं किसमें रखना है। यहीं पर बस ध्यान रखना है कि अगर हम ये यहाँ पे जो कोई वैल्यू निकाले होंगे, जिस चर की वैल्यू निकाले हैं, अगर उस चर को समीकरण 1 से निकाले हैं
तो फिर समीकरण 2 में रखना, अगर 2 से निकाले हो तो 1 में रखना। लेकिन जब यहाँ पे x या y की वैल्यू मिल जाए, x या y का मान मिल जाए, तो फिर इस मान को किस में रखें, तो अब चाहे जिसमें रख लो सभी से आंसर आ जाएगा। चलो हम इस मान को समीकरण 3 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है, x बराबर 14 माइनस वाई, तो x बराबर 14, अब देखो माइनस y का मान क्या है 5 है, तो y की जगह पे रख देते हैं 5। अब 14 से 5 घटाओ, तो भैया 14 से 5 घटाओ, तो 14 से 5 घटाओगे आ गया 9। मिल गया आसानी से, y की वैल्यू मिली 5 और x की वैल्यू मिली 9, आसानी से हल हो गया। यहाँ पे देखो ग्राफी विधि इतना लंबा नहीं हुआ, ग्राफी विधि भी आसान है, केवल उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है ज्यादा ग्राफ बनाने में, और इसको तो डायरेक्ट कर सकते हैं। y का मान मिल गया 5, x का मान मिल गया जो ये 9, ये जो भी समीकरण दिए गए थे इन्हीं के मान मिल गए। आसान है करना। अब इसी विधि का उपयोग करके हमको एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करना है, या 3.3 पूरा करना है। अब एक्सरसाइज 3.3 में चलते हैं, लेकिन हम समझाने के लिए एग्जाम्पल में अभी ये एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर पहला है सॉल्व करा दिया आप लोग को। समझाने में हम क्वेश्चन नंबर पहला नंबर है सॉल्व करा दिए। समझ में आ गया होगा सबके। चलिए अगर सिंपल आ गया, थोड़ा सा लेवल हाई करते हैं और अच्छा क्वेश्चन और उठाते हैं, थोड़ा इससे जो कठिन लगे देखने में। अगला क्वेश्चन देखिए, हमको सभी क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। सभी क्वेश्चंस को जितने भी इस एक्सरसाइज में दिए हैं, देखिए दिया गया समीकरण s माइनस टी इक्वल टू 3, समीकरण 1 दिया है। दूसरा क्या है, s अपान 3 प्लस t अपान 2 इक्वल टू 6, ये समीकरण 2 है। अब इसको हल करना है। देखिए ये तो हमारा सीधे समीकरण दिया है, इसमें बटे लगा हुआ है, और जब भी भैया बटे रहे तो पहले कोशिश करो इन बटे को हटा लो, बटे वाले को सॉल्व कर लो। इससे आसानी क्या होगी, देखो सिंपल हमको समीकरण मिल जाएंगे, और सिंपल समीकरण को, सिंपल इक्वेशन को हम बहुत आसानी से हल कर लेते हैं। अगर इस बटे को लेकर के हल करते हुए जाओगे कि हम पहले बटे नहीं हटा रहे डायरेक्ट हल करें, तो हो सकता है कहीं ना कहीं आगे गलती कर दो। तो इसलिए ध्यान देना, जब भी ये बटे वाले मिल जाए तो पहले इनका ये बटे हर हटा लेना। हर हटाने के लिए क्या करेंगे, देखो इनके बीच में कहा का चिन्ह है, प्लस का है, जोड़ का है, तो इनको जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ने के लिए चलिए पहले लासा लेते हैं, तो इनका लासा आ जाएगा 6। अब 3 से भाग देंगे, 2 बार में जाएगा, 2 का गुणा करेंगे तो 2s या 2s प्लस 2 का भाग 2 6 में 3 बार में गया, 3 का गुणा करोगे t में तो 3t बराबर 6 आ गया। अब इसके बाद इसके बटे भी 1 लगा के तिर्यक गुणा कर लेते हैं, तो तिर्यक गुणा करोगे 1 का 2s और t में करोगे तो यह आ जाएगा 2s धन 3t बराबर 6 का 6 से करोगे तो 6 36। अब देखो यही समीकरण था, हमने इसको इस रूप में बना लिया, इस समीकरण को इस रूप में बना लिया, तो हम समीकरण को इसको ना नाम दे करके इसको दे देते हैं, क्योंकि अब जब हल करेंगे तो हम यहां से हल करेंगे। बात समझ में आई। चलिए तो अब हम फिर से वही काम करते हैं, किसी एक समीकरण को लेकर के एक चर का मान निकाल लेते हैं। समीकरण 1 ले लेते हैं, समीकरण 1 क्या दिया हुआ है, s माइनस टी इक्वल टू 3। हम s को इधर ही रख रहे हैं, t को उधर पक्षांतर कर रहे हैं, s का मान निकाल रहे हैं, तो s बराबर होगा 3। अब देखो t इधर माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में, s का मान आ गया, इसको बना लो समीकरण 3। अब इस s का मान समीकरण 2 में रख दो, s का मान समीकरण 2 में रखने पर, s का मान समीकरण 2 में रखने पर, यहां पर भैया ध्यान देना एक चीज, इस बार देखो पहले समीकरण 2 को नोट कर रहे हैं, 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। हमको काहे की वैल्यू रखना है, s की वैल्यू रखना है, s के जगह पर s की वैल्यू रखना है। देखो लेकिन इस s के आगे अभी एक नंबर है, तो जब भी नंबर रहे
यहाँ पर भैया इस नंबर को नोट करना और इस वैल्यू को, ये जो s की वैल्यू मिली है या जो भी चर रहे, अगर उस चर के आगे यहाँ नंबर लगा है तो उस वैल्यू को ब्रैकेट में रखना जब भी रखना। क्यों रखें ब्रैकेट में? क्यों? क्योंकि इसके आगे जो ये 2 लगा हुआ है, जो भी संख्या लिखी है, इस संख्या का s में गुणा करना है और s की वैल्यू देखो यहाँ 2 पद में है, तो इसीलिए इस 2 का गुणा दोनों के साथ होगा। अगर हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो हम खाली 2 का गुणा 3 से करके रख देंगे, t से करेंगे ही नहीं, तो फिर क्वेश्चन गलत हो गया। इसीलिए यहाँ पर ब्रैकेट लगा करके रखना। अब देखो इसकी s की वैल्यू रख दिया, फिर धन, फिर 3t, तो 3t को उतार दो बराबर 36। अब 2 का गुणा करें दोनों में, तो 2 का 6, तो 3 से करोगे तो 6, 2 का t से करेंगे तो 2t, धन 3t बराबर 36। अब 2t और 3t जुड़ के हो गए 5t, 6 को इधर से उधर पक्षांतर कर देते हैं तो बचा 36। ये 6 प्लस में था, उधर गया माइनस में, तो 5t बराबर 36 से 6 जाएंगे तो बचेगा 30, t बराबर 30, ये 5 को 2 तो बटे में चला जाएगा, 5 छक्का 30, t का मान कितना आया? 6 आया, एक वैल्यू मिल गई। अब इस वैल्यू को रख दो समीकरण 3 में, चाहे 1 में, चाहे 2 में, चाहे जहां रख दो। यहाँ 3 में रख लिया करो और आसानी से आ जाएगा। समीकरण t का मान समीकरण किसमें रख दे? 3 में रखने पर, 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 है क्या? देखो पहले s बराबर 3 धन t, s बराबर 3 धन t, ये समीकरण 3। अब इसी में हम t का मान t की जगह पे रख देते हैं, तो s बराबर 3 धन t की जगह पर 6, तो s बराबर आ गया 9। ये लो भैया आ गया आंसर। t का मान हो गया हमारा 6 और s का मान 9। ये भी आसान रहा, बिल्कुल आसान चैप्टर है, बहुत आसान। और इस क्वेश्चन से आपके बोर्ड एग्जाम में भी काफी क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। और ये मेथड, अब ये भी सुन लो, इस मेथड का उपयोग हम खाली 3 पार्ट में नहीं करेंगे, हम आगे जा करके भी बहुत सारी एक्सरसाइज मिलेंगी 10th में भी और आगे भी, कि इस मेथड का उपयोग करना पड़ेगा। या इस पार्ट में जितनी भी मेथड दी गई हैं, चाहे वो प्रतिस्थापन हो, चाहे विलोपन हो, चाहे वज्र गुणनखंड हो, चाहे ग्राफी हो, इन सभी विधियों का उपयोग हमको भी आगे पड़ेगा। आगे कई क्लास में जाएंगे या अभी आगे जाके कंपटीशन की तैयारी करेंगे, वहां पर भी इनकी जरूरत पड़ेगी, बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए इन विधियों को बहुत ध्यान से समझिएगा, ध्यान लगा करके, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया सबके। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में, इनको आप लोग नोट करते जाइए, सब लोग नोट करते जाओ। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का देखिए, और कौन सा क्वेश्चन है जो हार्ड लग रहा हो? फर्स्ट का, अच्छा फोर्थ में देखिए, थर्ड आप लोगों से बन जाएगा, बिल्कुल इजी है। तो इसीलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। समीकरण 1 दिया गया है। दूसरा क्या है? 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। ये दशमलव में आ गया। और दशमलव में भी बहुत बच्चों की शिकायत रहती है कि दशमलव वाले गलत हो जाते हैं। बहुत लोग गलत करते हो, पता नहीं दशमलव से कौन सी दुश्मनी लिए बैठे हो कि दशमलव वाले गलत ही करके आओ। देखो ध्यान से समझो, दशमलव वाला बहुत आसान है। करना कैसे है? देखो, इसके लिए पहले दशमलव हम हटा लेते हैं, और दशमलव के लिए हम 2 मेथड बता रहे हैं। सबसे पहला काम करो कि इनका दशमलव हटा लो, क्योंकि अगर दशमलव हटा, क्योंकि देखो अगर हम इनका दशमलव हटा देते हैं तो ये एकदम से सिंपल, हमारे एकदम जैसे समीकरण अभी पढ़े हैं वही समीकरण बन गया। तो सबसे पहला काम क्या करना है? इनके दशमलव हटाना है। अच्छा, दशमलव हटाने में देखो, ये सभी में दशमलव 1 अंक बाद दिया है। यहां भी 1 अंक बाद, यहां भी 1 अंक बाद, यहां भी 1 अंक बाद, इसमें भी 1 अंक बाद है, इसमें भी 1 अंक बाद है, इसमें भी 1 अंक बाद है। सभी में 1 अंक बाद दशमलव है। तो जब भैया 1 अंक बाद दशमलव है, तो पहला तो तरीका है कि हम सभी में, समीकरण 1 में भी और समीकरण 2 में भी, दोनों में 10 से गुणा कर ले। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद 1 अंक है, दशमलव के बाद 1 अंक है, इसलिए केवल 10।
तो हम समीकरण एक में, एक व दो में, सॉरी दो में भी करना है, एक व दो में 10 से गुणा, 10 से गुणा करने पर देखिए 0.2 x है, इसमें भी 10 से गुणा करना है, 0.3 y है, इसमें भी 10 से गुणा करना है, 1.3 है, इससे भी 10 से गुणा करना है। लेकिन जब भी गुणा करना सिर्फ एक पक्ष में नहीं करना है, हम जितना भी करेंगे, जितना भी जोड़ें, जितना भी घटाएं, गुणा भाग कुछ भी करें, दोनों पक्ष में करना पड़ता है बराबर रूप से। तो अब 0.2 का 10 से गुणा करेंगे तो देखो भैया, अगर हम दशमलव को छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, तो 2 का 10 से करोगे तो 20 आ गया और ये x आ गया। लेकिन यहाँ देखो एक अंक बाद दशमलव लगा है, तो हम 20 में एक अंक बाद दशमलव लगा दें तो बना क्या 2.0, और दशमलव के बाद अगर 0 है तो इस दशमलव और 0 की कोई मान्यता नहीं रहती है, तो इसलिए हम मिटा देंगे तो बचा क्या 2x। इसीलिए हम इसको डायरेक्ट रख लेते हैं, इसको रख लेते हैं 2x प्लस, अच्छा यहां भी देखो, अगर दशमलव को छोड़ दो, 3 को 10 से गुणा करोगे तो 30 आ जाएगा, और y एक अंक बाद दशमलव है तो एक अंक बाद दशमलव लगा दिए। अगर दशमलव के बाद 0 है तो दशमलव और 0 का कोई महत्व नहीं होता, इनको मिटा दो। यहां पर भी यही काम, 11 का 10 से करोगे तो ये 130 आएगा, एक अंक बाद दशमलव है, दशमलव लग गया, दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं है तो उसको हटा देंगे। क्यों रखे जब महत्व नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। तो कितना आया 2x प्लस 3y बराबर 13। पहला समीकरण को हमने सॉल्व कर दिया। इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 3, क्योंकि हमने एक नई समीकरण बना दिया। अब हम इससे नहीं, इससे सॉल्व करेंगे। अच्छा, अभी समीकरण 2 में भी 10 से गुणा करना है, तो देखो ये कितना आ जाएगा, ये 4x 5y बराबर 23। ये हो गया समीकरण नंबर 4। अब हम सॉल्विंग इन समीकरणों से नहीं करेंगे, इन्हीं को थोड़ा आसान करके हमने समीकरण नंबर 3 और 4 बना लिया। तो अब समीकरण 3 और 4 से करेंगे। चलिए कोई एक समीकरण लेते हैं, हम ले लेते हैं समीकरण 3। समीकरण 3 से क्या है समीकरण 3, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। इस समीकरण से हम पहले एक चर का मान निकाल लें, क्योंकि जब तक एक चर का मान नहीं निकालेंगे तब तक रखेंगे क्या। तो हम चलिए x का मान निकालते हैं। x का मान निकालने के लिए x के अलावा जो भी बचा, 3y बचा, 2 बचा, इन सबको उधर पक्षांतर कर दें। तो देखो इधर अभी 2x बराबर, इस 3y को पहले उधर लेके गए तो ये गया माइनस में, अब 2 को भी उधर लेके जाओ तो 2 इधर गुणे में है, उधर काहे में जाएगा भाई, इधर गुणे में तो उधर गया भाग में, बटे 2 आ गया। अब देखो x का मान मिला, इसको चाहो तो एक समीकरण चलिए बना लेते हैं, समीकरण नंबर 5। इस x का मान अब रख देते हैं हम समीकरण नंबर 4 में, क्योंकि ये जो x की वैल्यू है ये 3 से निकाले हैं, तो इसलिए जो भी x की वैल्यू आई है, जो भी मान आया है वो 4 में रखो। अगर 3 से निकाले हो तो 4 में रखोगे। तो रख देते हैं x का मान समीकरण किसमें रखना है, 4 में रखने पर, x का मान समीकरण 4 में रखने पर। तो ये समीकरण 4 है क्या, समीकरण 4 है 4x धन 5y बराबर 23। देखिए फिर यहाँ x का मान रखना है, x के आगे एक संख्या है, तो इसीलिए इस संख्या के बाद जब x का मान रखेंगे तो इसको ब्रैकेट में रखेंगे, ब्रैकेट में रखेंगे, बटे 2 लगा लो। इसका x का मान रख गया, अब जो बाकी बचा उसको उतार लेते हैं। अब इसको हल करना है, लेकिन हल करने से पहले देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये कट जाएगा, तो हमने काट दिया। अब क्या बचा, यहां बचा 2 ब्रैकेट 11 माइनस 3y बराबर धन 5y बराबर 23। यही बचा था, देखो 2 दूनी 4, 4 कट गया था, यहाँ 2 बचा, बाकी वैसे उतार दिया। अब क्या करते हैं, इस 2 का गुणा कर देते हैं, तो 13 का 2 से करोगे, 13 दूनी 26 माइनस 3 दूनी 6y धन 5y, हमने इस 2 का गुणा कर दिया बराबर 23। अब y वालों को, इन दोनों चर को यहीं रहने दो, इस अचर को उधर लेके चले जाओ, तो क्या बचेगा, देखो -6,
या तो यहाँ पे एक काम करो, मत नोट करो, डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। -6y + 5y, एक संख्या माइनस की एक प्लस की, तो दोनों घट जाएंगी, घट के आएगा 6 से 5 घटाओ तो 1y, और बड़ी संख्या के चिन्ह माइनस। उधर है 23, 26 इधर देखो प्लस का है तो उधर जाएगा माइनस में, तो -y बराबर 23 से 26 घटाओगे तो आएगा -3, माइनस माइनस कट गया, y का मान बचा 3, आ गया y का मान। अब y का मान हम रख देते हैं इसमें, ठीक है। अच्छा चलिए इस बार इसमें नहीं रखते, इस बार y का मान हम इसमें रख रहे हैं, हर बार इसमें रख के तो दिखा दिए आंसर आ रहा है। अब इसमें रखते हैं समीकरण नंबर 3 में। अब रखते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखना है, तो समीकरण 3 क्या है, 2x + 3y = 13। देखो x का मान तो हमको अभी नहीं पता है, ये वाला मान नहीं रखना है, ये जो वैल्यू निकल आई, ठीक है। x का मान तो हमको नहीं पता है, तो इसीलिए इसको 2x ही रहने दो। अब 3 गुणे y का मान पता है, तो y का मान y की जगह पे रख दो, बराबर 13। अब ये देखो 2x धन 3 त्रिकाई 9 बराबर 13। अब 9 को उधर पक्षांतर कर दो, तो 2x बराबर 13 - 9, तो 2x बराबर 13 से 9 घटाओगे तो बच जाएगा 4। अब 2 को भी उधर लेके जाओ, तो x बराबर 4 इधर जाएगा भाग में, तो 2 दूनी 4, x का मान कितना आ गया, 2 आ गया, y का मान 3 और x का मान 2 आ गया आंसर। आसान था, ठीक है। अगर इसमें से यहां पर एक चीज ध्यान रखना है कि अगर दशमलव रहे, जितने अंक बाद दशमलव रहे, अगर भैया एक अंक बाद दशमलव है तो 10 से गुणा, अगर यहां पर मान लेते हैं 2 अंक बाद दशमलव है तो 100 से गुणा, 3 अंक बाद दशमलव है तो 1000, जितने अंक बाद रहा है उतने जीरो बढ़ाते जाना है। अच्छा ये तो हुई एक मेथड। अब एक मेथड बोले थे कि और बताएंगे, वो दूसरी मेथड भी समझ लो। अगर कभी इस मेथड से ना कर पाए कि यहाँ पर दशमलव बराबर ना हुआ, तब के लिए एक मेथड और समझ लेते हैं, उसको भी ध्यान रखना है। लेकिन उससे सिर्फ समीकरण बनाएंगे और समीकरण के आगे आप लोग स्वयं करोगे। बाकी हमने विधि तो बता दिया, हम सिर्फ समीकरण अगर दशमलव में है तो दशमलव से कैसे हटाएंगे। देखो समीकरण पहला है 0.2x + 0.3y = 1.3। यहाँ देखो दशमलव हटाने के लिए एक चीज हमको और पता है कि दशमलव के नीचे 1 लगाओ, दशमलव के बाद जितने नंबर है उतने 0 लगाओ, यानी इसको लिख सकते हैं हम 2x/10। ये तो पता होगा सबको। यहाँ पर भी देखो दशमलव के नीचे 1 लगाना है, दशमलव के बाद एक संख्या है तो 1 0, यहाँ भी दशमलव हटा। यहाँ पर दशमलव के बाद 1 0, दशमलव के नीचे 1, दशमलव के बाद एक संख्या तो 1 0, ये भी कट गया। अब इस समीकरण को क्या करना है, देखो बटे 10 आ गए। अब इन 10 को हल करना है, तो 10 को हल करने के लिए हम एक काम करते हैं, बीच में प्लस है तो एलसीएम ले लेते हैं। 10 और 10 का लासा आएगा 10, 10 से भाग तो 10 में एक बार में जाएगा, 1 का गुणा करोगे तो 2x धन 10 का भाग तो 10 में एक बार में जाएगा, 1 का 3y से गुणा करोगे तो 3y बराबर यह आ गया 13/10। तो यह जब बराबर के कोई संख्या इधर हो और उधर भी हो, एक पद इधर हो एक पद उधर हो, अगर दोनों का हर बराबर है तो हर हर काट दो, अगर दोनों का अंश बराबर है तो अंश भी कट जाते हैं। हर हर कट गए, बचा क्या, 2x + 3y = 13। वहीं पहुंच गए जहां पहले पहुंचे थे। अब इसी तरह इसके लिए भी बना लेना है समीकरण हमको, सेम टू सेम जैसे ये समीकरण बना है ना वैसे इसके लिए भी बन जाएगा। समझ में आया सबके? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन और करते हैं अंडर रूट वाला, क्वेश्चन नंबर 5। अंडर रूट में भी बहुत लोगों की समस्या शिकायत रहती है कि ये वाला भूल जा रहा है, हमको भूल जा रहा है, बहुत लोगों को भूलता है। क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट का 5th नंबर है √2x + √3y = 0। समीकरण 1 ये दिया हुआ है। दूसरा है √3x -√8y = 0। समीकरण दूसरा। यहां पर भी देखो दो तरीके हैं करने के लिए, जहां से भी दो तरीके से कर सकते हैं।
पहला तो तरीका है कि हम डायरेक्ट इनको समीकरण बना दें, मतलब डायरेक्ट किसी एक समीकरण को उठाओ और x या y किसी का मान निकाल। अच्छा, हर बार हम लोग समीकरण 1 से कर रहे थे, इस बार समीकरण 2 से कर लेते हैं। लेकिन एक बात भैया और ध्यान रखना, देख लेना यहां पर दोनों समीकरण में देखना, अगर दोनों में से किसी में माइनस मिल रहा है, जैसे इसमें प्लस है यहाँ माइनस है, अगर इसमें माइनस मिल रहा हो तो उस समीकरण से करना। अच्छा, फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि जब इसका पक्षांतर करोगे तो देखो इधर माइनस है उधर प्लस में बन जाएगा, तो जब प्लस में बन गया तो हमको चिन्हों का गुणा करने में भी आसानी मिली, क्योंकि माइनस वाले गुणा तो गलत करना ही करना है आप लोग को, वो तो कसम खा के बैठे हो कि माइनस और माइनस का, यानी जब भी चिन्हों का गुणा होगा हम गलत करेंगे ही करेंगे। तो इसमें फायदा ये मिलने वाला है कि इस माइनस को जब पक्षांतर करोगे ये माइनस उधर प्लस में चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है? √3x माइनस √8y इक्वल टू 0 है, इसको उधर पक्षांतर करो तो √3x देखो माइनस से उधर जाएगा तो जाएगा प्लस में, पहुंच गया। अच्छा, निकालना वैल्यू x का है तो √3 को भी उधर पक्षांतर करो, √3 इधर गुणे में है तो उधर जाएगा भाग में, √8/√3 मिल गया एक मान, समीकरण नंबर 3 बना लें। अब इस x का मान देखो, अभी हमने समीकरण 2 से निकाला इस बार, ये जो x का मान निकाला है ये समीकरण 2 से निकाला है, तो इसीलिए इस x का मान रखेंगे हम समीकरण 1 में। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है देखो भैया, √2x प्लस √3y बराबर 0। किसकी वैल्यू रखना है? x की वैल्यू रखना है। x की वैल्यू तो देखो अभी x के आगे संख्या है तो उसको वैसे ही रखें। अब x की जो भी वैल्यू है ब्रैकेट में रख लो, √8/√3y धन √3y बराबर 0। इस √2 का गुणा करें √8 से, बटे कुछ नहीं है, चलो दिक्कत है बटे 1 लगा लो, अंश का अंश से गुणा हर का हर से, तो देखो 8 का 2 से गुणा करोगे तो 16 रूट में थे तो रूट आ गया बटे 3 y धन √3y बराबर 0। अच्छा, एक काम करो, देखो √16 किसका वर्गमूल है? √16 या 16 किसका वर्गमूल है? तो भैया 4 का है, तो हम यहाँ 16 की जगह पर 4 लिख सकते हैं, बटे क्या है? √3y धन √3 बराबर 0 है। अच्छा, अब इसको हल करना है तो सॉरी यहाँ पे y है, इसमें देखो बटे, इसमें नहीं बटे 1 लगा ले, आसानी से हल होगा। अब एक काम करते हैं, प्लस है तो जोड़ दो, जोड़ने के लिए आ जाएगा √3 से भाग दो, एक बार में गया, 1 का गुणा 4 में करोगे तो 4y धन 1 का गुणा करोगे √3 बार में जाएगा, √3 का √3 से गुणा करो तो भैया जब भी कोई रूट वाली संख्याओं का गुणा करो, जब भी रूट वाली संख्या का गुणा करो और अगर संख्याएं समान है, अगर संख्या कैसी हैं? अगर संख्याएं समान हैं तो इनके गुणनफल में ये संख्या केवल रूट के बाहर हो जाएगी, यही इनका गुणनफल होगा। जैसे √3 और √3 का करेंगे तो 3 आ गया, अगर हम √4 और √4 का करेंगे तो 4 आ जाएगा। अगर रूट के अंदर संख्या है, दो संख्या है रूट के अंदर, उनका गुणा करना है तो सीधे वो रूट के बाहर हो जाएगी। तो यहाँ पर भी √3 का गुणा करेंगे तो ये 3 आ गया बराबर 0 बटे 1 लगा के 3 गुणा कर लो तो क्या बना? ये 4 3 7 और 1 का गुणा करोगे तो 7y ही आ जाएगा बराबर √3 का 0 से करोगे तो 0। अब 7 को उधर पक्षांतर करो तो y बराबर 0 बटे 7। किसी संख्या में, फिर अगर 0 में हम किसी संख्या का भाग देते हैं, अगर 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं तो आंसर हमेशा हमारा 0 आता है। कितना आता है? 0। तो y का मान कितना हो गया? 0 हो गया। आई बात समझ में? y का मान निकाल दिया। अब y का मान चाहे समीकरण 1 में रखो, चाहे 2 में रखो, चाहे 3 में रखो। चलिए समीकरण का x 3 में रख लेते हैं। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है?
x बराबर √8/√3 गुणे y की जगह पर 0। अब किसी का गुणा अगर 0 से करो तो भैया 0 तो उसको पूरा बर्बाद कर देता है, इसीलिए पूरा 0। यहाँ पर x का मान भी 0, y का भी मान 0, दोनों का मान 0 आ गया और हमारा समीकरण भी हल हो गया। रूट वाला आसानी से हल हो गया। ये तो थी पहली विधि। अच्छा, एक विधि अभी और है, उसको भी देखो कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोग के एग्जाम में आ सकता है, काफी चांस है आने के। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है 2x + 3y = 11। 2x + 3y = 11। देखो एक समीकरण दिया है, दूसरा समीकरण दिया 2x - 4y। 2x - 4y = -24 ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण हो गया। बोला है समीकरण को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए, अब देखो इनको हल करना है, लेकिन वैल्यू किसका बताना है, मान किसका बताना है, m का। m तो इसमें है नहीं कहीं। तो अभी एक समीकरण और दिया है, बोला है y बराबर mx + 3 ये दिया है। इस समीकरण से m का मान निकालना है, लेकिन इसके लिए मदद किसकी लेनी है, इन दोनों समीकरण से लेनी है। अब ये दोनों समीकरण उसको मदद करने, उसके लिए लड़ाई करने तो जाएंगे नहीं कि सोचो मदद के नाम पर उसके लिए लड़ाई करें। मदद क्या करेंगे कि इन दोनों समीकरणों से हम x और y का मान निकाल लें। इन दोनों समीकरणों से x और y का मान निकाल लेते हैं। जो भी मान आएगा x और y की जगह पर रख देंगे तो m का मान आ जाएगा। चलिए यही विधि करते हैं। तो हम पहले इनका मान निकालने के लिए किस विधि का उपयोग करते हैं, प्रतिस्थापन का। अब प्रतिस्थापन विधि हमको पता है कि हम किसी एक समीकरण को लेकर के किसी एक चर का मान निकालें। तो हम समीकरण यहां पर, अच्छा अभी हम एक चीज बताए थे कि जिसमें माइनस रहे उसका उपयोग करना, इस हिसाब से इसका करो, इसका करना चाहिए क्योंकि उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा। लेकिन अभी कई लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि अगर हम प्लस वाले का ही उपयोग करें तब, अगर हम माइनस वाले का ना करें प्लस वाले का ही यूज करें, इसी से सॉल्व करें तो क्या आंसर आएगा, तो भैया आंसर आएगा, सबका आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि इसका करो इससे यूज करोगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा। तो चलो जिसको समस्या है कि प्लस से आएगा कि नहीं आएगा, तो हम प्लस को ही ले रहे हैं समीकरण 1 से। हम समीकरण 1 को लेकर के ही सॉल्व कर रहे हैं। तो समीकरण 1 क्या है, 2x + 3y = 11। एक चर का मान निकालना है, बाकी उधर पक्षांतर करो। तो 2x बराबर 11, ये उधर गया तो 3y। अब 2 को भी उधर लेके चले जाओ तो x बराबर 11 - 3y/2। x का मान आ गया। अब इस x का मान हमने समीकरण 1 से निकाला है, तो x का मान रख देते हैं समीकरण 2 में। x का मान समीकरण 2 में रखने पर हमको देखो जिस भी समीकरण से मान निकाले हैं उसको छोड़ करके दूसरे में रख देना है। तो देखो पहले तो देखो ये है क्या समीकरण, तो ये भैया है 2x - 4y बराबर -24, ये समीकरण दिया है। इसमें से हमको x की जगह पर ये जो मान आया है x की जगह पर रखना है। तो x के आगे संख्या है तो पहले उस संख्या को उतार लो, संख्या को मत गायब करना, सोचो किडनैप करके भगा दे। तो 2x की जगह पर मान आएगा, x का क्या मान है 11 - 3y/2 -4y बराबर -24 आ गया। देखो ये गुणे में है ना 2, इसलिए 2 मर गए। बचा क्या 11 - 3y -4y बराबर -24। इस 11 को उधर पक्षांतर कर दो और -3 - 4 जुड़ के हो जाएंगे -7y -24। ये देखो 11 इधर प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस में।
माइनस 7y बराबर, अब 24 से 24 में 11 जुड़ जाएगा तो 24 11 होता है भैया 35 माइनस का, तो माइनस माइनस यहाँ भी मर गए दोनों साइड से। अब 7 को पक्षांतर करो तो y बराबर 35 बटे 7, 7 पना 35, y का मान कितना आ गया? 5 आ गया। अब इस y का मान रख देते हैं भैया समीकरण 3 में, तो तभी x का मान मिलेगा। तो अब y का मान रख देते हैं समीकरण 3 में, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है? समीकरण 3 है x बराबर 11 माइनस 3y बटे 2। y का मान कितना है? 5 है, यहाँ y की जगह रख देते हैं, तो x बराबर 11 माइनस 3 गुणे 5 बटे 2 आ गया। अब x बराबर 11 माइनस 5 आई 15 बटे 2, तो x बराबर देखो भैया 11 से अगर 15 घटाओगे तो आएगा भैया माइनस 4 बटे 2, 2 दूनी 4 माइनस का, तो कि माइनस लगाया आगे, तो x का मान कितना आ गया? माइनस 2। हमको x का भी मान मिला, y का भी मान मिला, दोनों मान मिल गए। अब क्या करें? अब देखो हमको निकालना है लेकिन m का मान, किसका मान निकालना है? m का। तो m का मान निकालने के लिए x और y की जो भी वैल्यू आई है, जो भी मान आए हैं, इन मानों को x और y की जगह पे रख देते हैं इस समीकरण में, क्योंकि x की जगह x का मान, y की जगह y का रख देंगे तो m का ऑटोमेटिक आ जाना है। रखे तो समीकरण देखो क्या है? y बराबर m x प्लस 3, तो y का मान क्या है? 5 है, y की जगह रखो m x का मान कितना है? माइनस 2, तो माइनस 2 धन 3। अब m का मान भैया निकालना है तो m को छोड़ करके बाकी सब इधर ले आओ, बराबर किधर पक्षांतर कर लो। तो पहले देखो उधर से 3 मिलता है तो पहले 3 को लाओ, तो 5 माइनस 3 बराबर m गुणे माइनस 2, तो 5 से 3 घटाओगे तो बचेगा 2। अब इस 2 को भी इधर ले आओ, तो ये देखो इधर गुणे में है, ये इसका माइनस जो है पर्सनली है, इसको नहीं देखेंगे, इसीलिए हमने ब्रैकेट में बंद किया है। इन दोनों संख्याओं के बीच में क्या चिन्ह है? गुणे है, तो इसलिए गुणे के अनुसार इधर भाग में आएगा, तो इधर आ गया माइनस 2m, ये कट के बचा माइनस 1, यहाँ पर क्या बचा? माइनस 1 बराबर m, तो m का मान कितना बचा? माइनस 1। क्वेश्चन ने क्या बोला था? m का मान निकालो, तो हमने m का मान निकाल दिया 1। आई बात समझ में? हमने पहले x और y का मान निकाला, इसके बाद इस समीकरण में रख दिया, तो जैसे ही इस समीकरण में रखे तो x y अपना सब सॉल्व हो गए, बचा कौन? m बचा, तो m का मान आ गया। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन में चले। अब क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, निम्न समस्याओं के रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। पहले क्या बनाना है? रैखिक समीकरण युग्म बनाना है। रैखिक समीकरण मतलब ये जो समीकरण दिए हैं, ध्यान होगा अभी 3.2 में भी किए हैं, 3.1 में भी हम लोग समीकरण बनाए हैं, उसी तरह सेम टू सेम समीकरण बना लेना है और प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। अब तो उम्मीद करते हैं कितना प्रतिस्थापन विधि के क्वेश्चन कराने के बाद प्रतिस्थापन विधि तो अब सबसे बनने लगी होगी, तो इतना तो कुछ कठिन है नहीं। अगर फिर भी किसी के समझ में नहीं आ रहा है, अगर लग रहा है कि नहीं भैया हमको समझ में नहीं आ रहा है या नहीं बन पाएगा, तो आप कमेंट में बता सकते हो, या जिस क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ रही है कि ये क्वेश्चन अभी हम नहीं कर पा रहे हैं, तो उस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट करके बता दो, हम उस क्वेश्चन को दोबारा बता देंगे, उस क्वेश्चन को दोबारा अपलोड कर दिया जाएगा यूट्यूब पर सॉल्व करके। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है कि हमको समीकरण बनाना है, समीकरण बनाने के बाद प्रतिस्थापन विधि से हल भी करना है। समीकरण बनाना तो यार बिल्कुल आसान है, बिल्कुल एकदम आसान, बच्चों का खेल। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। 3 का फर्स्ट, पहला नंबर दिया है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, 3 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। भैया जिन संख्याओं की ये बात कर रहा है कि जिन संख्याओं के बीच का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है, उन्हीं संख्याओं को ज्ञात करना है। हमको तो नहीं पता वो संख्याएं कौन है, अगर नहीं पता तो हम मान लेते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, पहले ही बताए थे कि जो निकालना है,
जो क्वेश्चन आंसर मांग रहा है वही चीज मानो। तो हम मान लेते हैं कि माना, अब दो संख्याएं है ना, तो माना पहली संख्या x हो गई, तो दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या क्या होगी भैया? दूसरी संख्या हो जाएगी y। एक संख्या x, दूसरी संख्या y। अब पहली कंडीशन बोल रहा है क्वेश्चन कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। अब ये जो भी संख्याएं हैं हमारी, वो दो भी संख्याएं हैं, उन संख्याओं का अंतर 26 है। अभी हमने माना वो संख्या x और y है, तो क्वेश्चन बोला है उनका जो अंतर है, उन संख्याओं का अंतर जो है वो 26 है। ठीक है, तो अगर भैया अंतर क्या है, अगर हम इन दोनों को घटाते हैं, उन दोनों संख्याओं को घटाते हैं तो आंसर कितना आता है? अंतर मतलब घटाना होता है। तो अगर हम दोनों को घटाते हैं तो कितना आता है आंसर? 26। तो x माइनस वाई बराबर 26। बना लो समीकरण 1। और आगे क्या बोला है? एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। अच्छा, एक संख्या मतलब पहली संख्या, एक संख्या मतलब पहली संख्या। ठीक है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। देखो फिर से यहां पर इसने ज्यादा कम की बात किया ना, फिर से इसने बात किया ज्यादा कम की कि इस संख्या से दूसरी संख्या इतने गुना है, गुना मतलब इतने गुना ज्यादा है। ठीक है, जब भी बताए थे कि कम ज्यादा या गुना उना की बात करे, जब भी बात करे, जिन भी लोगों की बात कर रहा है कि ज्यादा कम है, उन दोनों का कान पकड़ के लाओ और यहाँ बराबर में बैठाओ। क्योंकि ये पहली और दूसरी संख्या की बात कर रहा है, तो पहली और दूसरी संख्या को पकड़ करके जो भी माने हो पकड़ के लाओ, कान पकड़ के यहाँ बैठा दो। अब यहाँ पर किसको बोल रहा है? कौन 3 गुना ज्यादा है? क्वेश्चन पढ़ो, पहले किसका नाम दिया है? एक संख्या यानी पहली संख्या। जब पहली संख्या को है बोल रहा है कि जो पहली संख्या है वो है 3 गुना ज्यादा। पहली संख्या हमने किसको माना है? पहली संख्या x को माना है, यानी ये 3 गुना ज्यादा है। भैया हमने बराबर लगाया है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि ये देखो 3 गुना ज्यादा है, तो अगर ये ज्यादा है तो बराबर करने के लिए हम दूसरे साइड 3 का गुणा कर दें। तो अब 3 का y से गुणा करोगे तो x बराबर 3y। अब y को इधर ले आओ, 3y को इधर पक्षांतर कर लो, तो x माइनस 3y बराबर 0। समीकरण बन गया दूसरा। अब बताओ क्या इन दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल किया जा सकता है? बिल्कुल, तो सिंपल है यार। सीधे किसी भी एक समीकरण को ले लो, पक्षांतर करो, मान दूसरे समीकरण में रखो, जिसमें भी निकालना दूसरे समीकरण में मान रख देना, बिल्कुल इजी है, बन जाएगा। कर लोगे आप लोग? चलिए ठीक है, तो चलें फिर अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, थर्ड का सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड दिया है कि दो समपूरक कोणों में, अच्छा समपूरक, अच्छा समपूरक क्या होता है? ध्यान है, अच्छा 6-7 में पढ़े हो, पूरक समपूरक पढ़ाया गया था और बढ़िया से याद किए थे, फिर सब भूल गए। देखो, पूरक कोण ऐसे कोणों को कहते हैं जिन दो कोणों का योग हमारा 90 अंश हो जाए। अगर हम कोई भी दो कोण लें, मान लेते हैं एक कोण है 60 अंश का, दूसरा कोण है 30 अंश का। ठीक है, तो अगर इन दोनों कोणों को जोड़ने पर इनका योग 90 आ जाए तो पूरक होते हैं, और अगर दो कोण जिनको जोड़ने पर उनका योग 180 अंश आ जाए तो उन्हें समपूरक कहते हैं। ठीक है, तो समपूरक कोण क्या होते हैं? ऐसे दो कोण जिनको जोड़ने पर उनका योग 180 अंश हो जाए। ठीक है, कोई भी दो कोण हो, चाहे एक तो 60 का ले लो, दूसरा 120 का ले लो, एक कोण 100 का ले लो, एक 80 का ले लो, एक कोण 150 का ले लो, एक 30 का ले लो। भैया जोड़ने पर 180 होना चाहिए। अगर उनका योग 180 हो गया तो वो संपूरक है। इतनी चीज ध्यान रखना। आई बात समझ में? चलिए, बोला है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। दोनों कोण ज्ञात करो। पहले हम क्या ज्ञात करना है उसमें चलते हैं। बोला है कि दोनों कोण ज्ञात करो, जो दो कोण हैं उन्हीं को ज्ञात करना है। तो उन्हीं को मानते हैं कि माना पहला कोण
जो पहला कोण है वो पहला कोण x है, हमने मान लिया कि पहला कोण क्या है, x है। तो अच्छा x क्या, x डिग्री। दूसरा कोण कितना होगा उसको भी मानना पड़ेगा। तो दूसरा कोण को मान लेते हैं कि भैया दूसरा कोण हमारा y डिग्री है, यानी y अंश का है। एक कोण x का है, दूसरा कोण y अंश का है। अब बताया कि ये दोनों कोण है, ये दोनों कोण समपूरक कोण है। कैसे कोण है, समपूरक है। दोनों कोण समपूरक है, समपूरक कोण है। भैया थोड़ा राइटिंग हमारी समझने की कोशिश करना, क्योंकि राइटिंग तो हमारी बहुत अच्छी है, ठीक है ना। हाँ तो देखो दोनों कोण कैसे हैं, समपूरक कोण है। समपूरक कोण क्या, समपूरक कोण अभी बताया ना कि ऐसे दो कोण जिनको जोड़ने पर उनका मान 180 अंश हो जाए वो समपूरक है। तो अगर हम पहले अगर देखो ये दोनों कोण समपूरक हैं तो इनको जोड़ने पर इनका मान 180 होना चाहिए, तभी तो समपूरक बोला है। इनका मान 180 हो रहा होगा तभी ना समपूरक बोला है। तो हम लिख सकते हैं x धन y यानी पहला कोण धन दूसरा कोण बराबर 180 अंश, क्योंकि समपूरक है। अच्छा दूसरी हिंट क्या दिया है, दूसरा क्या जानकारी दिया है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, 18 अंश अधिक है। भैया हमने माना है पहला और दूसरा, उसने बोल दिया बड़ा और छोटा। अब कोई दिक्कत नहीं है, हम पहला जो कोण है ना इसको मानने में थोड़ा चेंज कर देते हैं। उसने बड़े छोटे का नाम दिया है, हम मान लेते हैं कि जो बड़ा कोण है वो x है और जो छोटा कोण है वो y है। अब क्या बोला है कि जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 अधिक है, 18 डिग्री अधिक है। ये जो बड़ा वाला कोण है x, ये छोटे वाले से 18 डिग्री अधिक है। अच्छा कैसे पता चला होगा अधिक है, कैसे पता चला अधिक है, मान लेते हैं हमारे पास तुमसे 5 रुपए ज्यादा है। ध्यान से सुनना, हमारे पास तुमसे 5 रुपए ज्यादा है। हम कह दें कि हमारे पास 15 है, तुम्हारे पास 10 है। हमारे पास 15 रुपए है, तुम्हारे पास 10 रुपए है। हम कैसे कहें कि हमारे पास 5 रुपए ज्यादा है, भैया हम दोनों के पैसे जब घटाए होंगे तब ना पता चला कितना ज्यादा है ना। हम अपने पैसे और तुम्हारे पैसे जब घटाएंगे तब ना पता चलेगा हमारे कितने ज्यादा हैं। तो यही बात यहाँ पर है कि जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 अधिक है। तो उसको कैसे पता चला होगा कि 18 अधिक है, कैसे पता चला होगा, तो बोल सकते हैं कि जब हम बड़े वाले कोण से छोटा वाला कोण घटाए थे तब 18 मिला था। इसको समीकरण 2 मान सकते हो। बन गया दूसरा समीकरण। या अभी भी किसी के ये समीकरण नहीं समझ में आया कि कैसे बना दिया, तो एक और समझो, एक तरीका और समझो। हमको क्या बोला है, बड़ा कोण छोटे से 18 अधिक है। ये कम ज्यादा की बात किया, इसने कम ज्यादा की बात किया, तुरंत दोनों को कान से पकड़ के लाओ, यहाँ बराबर में रखो। किसको बोला है 18 अधिक है, भैया बड़ा वाला यानी x, ये 18 अधिक है। बराबर करने के लिए क्या करें, इधर 18 जोड़ देते हैं। अब y को इधर ले आओ, तो x माइनस वाई बराबर 18। बन गया दूसरा समीकरण। चाहे पहले वाली मेथड समझ लो, चाहे ये समझ लो, या दोनों समझ लो। हम तो कहेंगे कि दोनों समझ लो, आसान था ये भी, ठीक है। अब इन दोनों समीकरण को प्रतिस्थापन से तो भैया सब कर सकते हो, प्रतिस्थापन विधि तो सबको अच्छे से आने लगी, है ना। चलिए तो आगे चले। इन सभी समीकरणों को आप लोग कर जरूर लेना प्रैक्टिस, छोड़ मत देना कि आज नहीं कल करेंगे परसों करेंगे, नहीं बिल्कुल नहीं। अगर इनको छोड़ दिए तो समझ लो कि फिर आगे जाके कंफ्यूजन बन जाएंगी, बहुत कंफ्यूज करेंगी। इसलिए इनको अभी ही सॉल्व करते जाना, इनको छोड़ना मत कल के लिए। अभी आराम से इनको सबको देखो, नोट करो, नोट करने के बाद आराम से कॉपी उठाओ और सॉल्व करो। एक बार सॉल्व जरूर कर लेना, नहीं तो फिर कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन मिलेगा और फिर दूर भी नहीं होगा आसानी से, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3। हम जितने भी क्वेश्चन है हम सभी के समीकरण बनाए दे रहे हैं, बाकी आप लोग को करना स्वयं है, क्योंकि सब काम हम कर देंगे तो फिर तुम लोग क्या करोगे। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले 6 गेंद 3800 में खरीदी। ध्यान करो, एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2, उसी तरह का क्वेश्चन रिपीट हो गया। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और तथा 6 गेंद 3800 में खरीदी।
बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 में खरीदे, तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य, यानी कि एक बल्ला और एक गेंद का मूल्य निकालना है। तो हम वही मान लेते हैं कि माना जो निकालना वो मान लो, माना एक बैट का मूल्य, एक बैट का मूल्य x रुपए है और एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य हमने मान लिया y रुपए है। ठीक है, एक बैट का मान लिया x, एक गेंद का मान लिया y रुपए। अब कंडीशन क्या दिया है, 7 बल्ले 6 गेंद 3800 में, 7 बल्ले व 6 गेंद 3800 रुपए में खरीदी, 3800 रुपए में खरीदी उसने। भैया देखो समीकरण बनाना कैसे, बल्ला यानी कि बैट, ठीक है, बल्ला यानी कि बैट। एक बल्ला भाई कितने का खरीदता है, एक बैट कितने का खरीदता है, x रुपए का, तो 7 बैट कितने का खरीदा होगा, 7x रुपए के। एक गेंद खरीदता है y रुपए की, तो 6 गेंद कितने खरीदा होगा, 6y रुपए के। अब भैया दोनों का जब मूल्य मिला देते हैं, जोड़ देते हैं, 7 बल्ला 6 गेंद का, तो कितना हो जाता है 3800। तो 7 बल्ले और 6 गेंद का मूल्य हो गया 3800, बन गया समीकरण नंबर 1, आसानी से बन गया। अच्छा दोबारा क्या खरीदा उसने, 3 बल्ला और 5 गेंद, 3 बल्ले व 5 गेंद कितने में खरीदा है, 3 बल्ले व 5 गेंद 1750 में, 1750 रुपए में खरीदा। 3 बल्ला दोबारा गया तो 3 बल्ला और 5 गेंद लिया तो उसको 1750 रुपए लगे। अब इसकी भी समीकरण बना लो भैया, एक बैट कितने का है, x का है, तो 3 बैट कितने के होंगे, 3x रुपए के, और एक सही सही एक गेंद कितने की है, y की है, तो 5 गेंद कितने की होंगी, 5y रुपए की। अब देखो इन दोनों का कुल मूल्य कितना हो जाता है, 1750 होता है, तो बराबर लिख देते हैं 1750 रुपए। बन गया दूसरा समीकरण, समीकरण बना। अब तो प्रतिस्थापन है, वो तो आप लोग स्वयं कर सकते हो या करना है, आप लोग को ही अब इसको आगे करना है। प्रतिस्थापन विधि कैसे करना है वो तो बता चुके, और एक नहीं कई क्वेश्चन में मेथड सॉल्व कराए हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़े। बोला एक नगर में टैक्सी के भाड़े में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त तय की गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपए है तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपए है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर का भाड़ा क्या है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। ठीक है, हमको प्रति किलोमीटर का भाड़ा और नियत भाड़ा, उसने आगे भी बोला है कि अगर उसको कितने किलोमीटर जाना भैया, 25 किलोमीटर जाना है तो भाड़ा बताना है, वो सब छोड़ दो भैया। पहले एक चीज पकड़ो, बोला है कि 1 किलोमीटर का मतलब प्रति किलोमीटर का भाड़ा और नियत भाड़ा, इनको बताना है। अच्छा नियत भाड़ा कैसे है ये चीज समझो। जैसे हम कहीं टैक्सी में बैठ के जाते हैं, हम अपने शहर से बैठ करके दूसरे शहर जा रहे हैं, तो हाँ भैया एक बात नोटिस किए होंगे कि अगर हम उस ऑटो में बैठ करके एक किलोमीटर जाए तब भी उसको 10 रुपए देना है। हम चाहे 1 किलोमीटर के पहले उतर जाए तब भी वो 10 रुपए ले लेता है। अगर हम उसी में बैठे बैठे 2 किलोमीटर तक चले जाएं तो भी 10 रुपए लेता है, लेकिन 3 किलोमीटर जाए तो पैसे बढ़ा देता है। ये कैसे है, अगर पहले उतरते हैं तो उसको कम पैसा लेना चाहिए, ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो भैया जो भी चीज हो, इसी क्वेश्चन में है ऐसे ही कि जितने टैक्सी वाले हैं या जो भी टैक्सी है, किसी शहर में एक टैक्सी चल रही है, इस क्वेश्चन को समझते हैं, किसी शहर में एक टैक्सी चल रही है, ये लोग अपना भाड़ा में पहले तो कुछ चीज नियत रखते हैं कि अगर आप टैक्सी में चाहे इतना दूर बैठ के जाओ, चाहे 1 किलोमीटर जाओ, चाहे पहले उतर जाओ, मिनिमम आपको इतना रुपए तो देना ही देना है। आप चाहे गाड़ी में बैठ करके चाहे आप 1 किलोमीटर जाओ, चाहे पहले उतर जाओ, आपको मिनिमम इतना तो देना ही देना है। ठीक है, इसके बाद आप ये इस रुपए को देने के बाद आप चाहे जितने किलोमीटर चले जाओ, जैसे आप 1 किलोमीटर गए 10 रुपए देना ही देना है। इसके बाद क्या 1 किलोमीटर और आगे जाएंगे तो फिर वो 10 रुपए नहीं लेगा, वो फिर से 10 रुपए नहीं लेगा,
वो अब हर किलोमीटर का चार्ज लेगा। ठीक है, ऐसे ये क्वेश्चन है। तो हम मान लेते हैं कि माना जो नियत भाड़ा है, नियत भाड़ा x रुपए है और प्रति किलोमीटर का भाड़ा, प्रति किलोमीटर का जो भाड़ा है उसको मान लेते हैं y रुपए। कितना मान लेते हैं? y रुपए। भैया जब भी समीकरण बनाना एक चीज ध्यान देना कि ये हमको नियत भाड़ा तो देना ही देना है, चाहे तुम टैक्सी में बैठ के उतर जाना, ठीक है, चाहे टैक्सी में बैठ के उतर जाना, लेकिन कभी ऐसा होता नहीं है कि नियत भाड़ा तो तुमको लगेगा ही लगेगा। इसके बाद जितने किलोमीटर जाओगे, जितने भी किलोमीटर एक्स्ट्रा चले जाओगे तो ये प्रति किलोमीटर के अनुसार लगेगा। तो पहली कंडीशन चलते हैं, उसको समझते हैं। पहले दिया 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपए भाड़ा है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपए है भाड़ा। कितना है? अगर भैया कोई आदमी 10 किलोमीटर बैठ के जाता है तो कितने रुपए उसको लग रहे हैं? 105 रुपए। अब देखो समीकरण कैसे बनाएंगे। देखो उसने टैक्सी को यूज किया, 10 किलोमीटर गया, तो ये जो नियत भाड़ा है ये तो भैया देना ही देना है, नियत भाड़ा देना ही देना है। इसके बाद प्रति किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर का कितना लेता है? y रुपए। तो 10 किलोमीटर का कितना लेगा? 10 y रुपए। अब यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज भी होंगे कि हम x को भी, ये जो x रुपए है वो भी लिए हैं, 10 किलोमीटर में इसका गुणा करके भी लिए हैं। तो भैया ये जो नियत भाड़ा है ये तो आपको लगेगा ही लगेगा, इसको लगना ही लगना है, तो इसको रखना ही है। और ये है प्रति किलोमीटर का कि आप इस रेट से चाहे जितने किलोमीटर चले जाए ये तो लगेगा ही लगेगा। फिर इसके बाद आप इस रेट से चाहे जितने किलोमीटर जाओ तो इस रेट से आपको लगेगा। उसी तरह ये 10 रुपए 10 किलोमीटर जा रहा है तो 1 किलोमीटर जाने का y रुपए लग रहा है, तो 10 किलोमीटर जाने का 10 y लगेगा। अच्छा अगर ये पूरा भाड़ा जोड़ दे तो कितना हो जाता है? कितना रुपए वो दे रहा है? 105 रुपए दे रहा है। समीकरण एक इसको बना लेते हैं। दूसरा क्या बोल रहा है? अगर कोई आदमी 15 किलोमीटर जा रहा है, अगर कोई आदमी 15 किलोमीटर दूरी चल रहा है, दूरी के लिए उसे 155 रुपए देने पड़ते हैं। कितने रुपए देने पड़े? 155 रुपए। भैया देखो फिर से समीकरण बनाए, ये नियत वाला तो हमको लेना ही लेना है, तो हमने पहले नियत वाला ले लिया, फिर प्लस 1 किलोमीटर का लगता है y रुपए, तो 15 किलोमीटर का 15 y। अब ये पूरा भाड़ा जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है? भैया हो जाता है 155 रुपए। बन गया हमारा समीकरण नंबर 2 बना। अब इन दोनों समीकरणों को हल करना है और हल करने के बाद x का मान और y का मान निकालना है। दोनों समीकरण को हल करके x और y का मान निकालना है। और इसके बाद अभी क्वेश्चन ने पूछा है कि अगर कोई आदमी 25 किलोमीटर जाना चाहता है, अगर कोई आदमी 25 किलोमीटर की यात्रा करना चाहता है तो उसे कितने रुपए देने होंगे? तो भैया पहले अगर इसका समीकरण बनाए, वो टैक्सी में बैठ के 25 किलोमीटर जाएगा तो नियत वाला भाड़ा तो लगेगा ही लगेगा। इसके बाद 1 किलोमीटर का y रुपए लगता है, तो 25 किलोमीटर का 25 y बराबर। अब बराबर में क्या रखे? तो भैया जो x y का मान यहाँ से निकलेगा वो x की जगह x का मान रख देना है, y की जगह y का मान रख देना है। तो x और y का मान रख के जब सॉल्व करोगे तो कोई संख्या मिलेगी, वही हो जाएगा हमारा 25 किलोमीटर का भाड़ा। चलिए इसको हम अभी करा रहे हैं, इसको मिटा दो। हम प्रतिस्थापन विधि नहीं करेंगे, इन दोनों समीकरण को सॉल्व करके x y की वैल्यू आपको स्वयं निकालना है। हम सिर्फ इतना बता देते हैं कि x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है, ताकि हम अगला सॉल्व कर सकें। अच्छा x की वैल्यू इसमें आएगी, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 4। x की वैल्यू आएगी 5, y की वैल्यू आएगी 10। x की वैल्यू आएगी 5 रुपए, y की वैल्यू आएगी 10 रुपए। अब क्वेश्चन बोला था कि अगर कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर की यात्रा करना चाहता है, 25 किलोमीटर दूरी जाना चाहता है तो कितना रुपए लगेगा? तो पहले समीकरण बनाए। 1 किलो नियत वाला भाड़ा तो लगना ही लगना है उसको। 1 किलोमीटर का y रुपए लगता है तो 25 किलोमीटर का भैया 25 y।
अब इस पे मान रख दो, x का मान 5 धन 25 गुणे y का मान 10, तो 5 धन 25 धन 250, 250 में 5 जोड़ो यानी उस व्यक्ति को 255 रुपए लगेंगे। अगर वह 25 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो कितना लगेगा, 255 रुपए। ये वैल्यू हमने डायरेक्ट रख दिया है। आप लोग पहले सॉल्व करोगे, x और y का मान निकालोगे, आप लोग को ये मान मिलने वाले हैं जब सॉल्व करोगे, और इन्हीं वैल्यू को रख करके, इन्हीं मानों को रख करके जहां 25 किलोमीटर का भाड़ा निकालना है। बात समझ में आई? चलिए आगे चले। जो क्वेश्चन नहीं बने तो आप बता जरूर दीजिएगा, तो उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग को उपलब्ध करवा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 तो कर रहे थे, हो गया हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है, तो वह भिन्न ज्ञात करो। जोड़ना घटाना बाद में जो क्वेश्चन बोल रहा है, पहले पहुंचो कहां, लास्ट में क्या निकालना है, हमको भिन्न निकाल के देना है, भिन्न। अच्छा तो माने क्या, मान लें कि माना भिन्न बराबर x, नहीं, भिन्न देखो होती क्या है, जैसे 1/2 ये एक भिन्न है। भिन्न में होता क्या क्या है भैया, भिन्न में एक होता है अंश, एक होता है हर, एक अंश होता है, एक हर होता है। तो हम इन्हीं को मानेंगे, मान लेंगे कि माना अंश को कुछ मान लेते हैं और हर को कुछ मान लेते हैं। भिन्न मत मानना, भिन्न अंश और हर से मिलके बनती है, तो हम अंश और हर मानेंगे, क्योंकि अगर अंश और हर पता हो गए तो भिन्न तो हम बना सकते हैं। ठीक है, चलिए मानते हैं कि माना अंश, जो अंश है वो x है, तो हर कितना हो जाएगा, हर भैया y हो जाएगा। अच्छा अगर अंश x है, हर y है, अंश और हर मिल गए, तो फिर भिन्न क्या बनेगी हमारी, तो वह भिन्न आखिर कौन सी है जिसका अंश x और हर y है। तो भिन्न होती क्या है, अंश बटे हर। भिन्न कैसे लिखते हैं, अंश बटे हर न लिखते हैं। तो भिन्न अंश कितना है हमारा x, हर है y, यानी कि वह भिन्न कौन सी है, वह भिन्न है x बटे y। ठीक है, भिन्न क्या मिल गई हमको, x बटे y। जब भी भिन्न की बात करें तो भैया अंश और हर मानना, डायरेक्ट मत मान लेना कि माना भिन्न बराबर x, है ना, क्योंकि भिन्न हमारी अंश और हर से मिलके बनती है। अब देखो क्वेश्चन दिया है आगे, यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, यदि अंश व हर में, हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, कितना जोड़ दिया जाए, 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न कितनी हो जाती है, तो भिन्न हमारी 9/11 हो जाती है। तो भिन्न कितनी हो जाती है, 9/11 हो जाती है, और लिख देते हैं हो जाती है। अब देखो कैसे, देखो बोल रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में, भैया किसमें, अंश और हर में, ये जो हमने भिन्न बनाया है ना, इस भिन्न की ही बात कर रहा है कि इस भिन्न के अंश और हर दोनों में। तो पहले भिन्न लिख लेते हैं। अब बोला अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, किसी एक की बात नहीं कर रहा है, वो दोनों की बात कर रहा है, अंश की भी और हर की भी। तो अगर हम अंश और हर दोनों में, अरे कितना जोड़ दिए, 2 बोला यार, अगर हम अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दें, अगर हम अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दें तो हमारी भिन्न कितनी हो जाती है, 9/11। भिन्न के 9/11 हो जाने का मतलब है कि अगर इस x बटे y में हम दोनों में 2 जोड़ देते हैं तो यह भिन्न 9/11 के बराबर आ जाती है। ठीक है, अगर हम दोनों में 2 जोड़ दें तो यह भिन्न 9/11 के बराबर आ जाती है। अच्छा अब इसको हल करना है तो तिर्यक गुणा कर लें, 11 का करो तो 11 का x से करोगे तो 11x धन 22 बराबर 2y धन 9 दूनी 18। पक्षांतर कर लो तो 11x 2y इधर आएगा तो -2y बराबर 18। तो 22 को उधर लेके जाओगे तो माइनस में जाएगा, तो 11x माइनस 2y बराबर 18 से 22 जाएगा तो -4। बन गया समीकरण नंबर 1, बन गया आसानी से। अच्छा अगली कंडीशन क्या दिया है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, क्या किया जाए, यदि
अंश व हर में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न कितनी हो जाती है? तो भिन्न हमारी 5/6 हो जाती है। तो भिन्न 5/6 हो जाती है। इसके लिए भी समीकरण बनाना है भैया। अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, हमने जो भी भिन्न माना है उसकी बात कर रहा है। अगर हमने जो भी भिन्न माना है, हमने भिन्न माना x/y, इसके अंश और हर दोनों में 3 जोड़। अभी कितना जुड़वाया था? 2 जुड़वाया था। अब कितना जुड़वा रहा है? दोनों में 3 जुड़वा रहा है। तो चलो हम दोनों में 3 जोड़ दें। क्वेश्चन जो बोलता जाए ना कि जो जोड़ो घटाओ, जोड़ते घटाते जाओ, उसकी बात सुनो। अगर बात नहीं सुनोगे ना तो फिर क्वेश्चन नाराज हो जाएगा। हम दोनों में 3 जोड़ने को बोला है तो दोनों में 3 जोड़ दिए। तो अगर 3 जोड़ते हैं तो भिन्न कितनी हो जाती है? 5/6। तो बराबर 5/6, यानी कि ये 5/6 के बराबर हो जाती है। आप तिर्यक गुणा कर लेते हैं। तो 6 का x से करोगे 6x प्लस 6 × 18, 5 का y से करोगे तो 5y धन 15, पक्षांतर करो तो 6x माइनस 5y बराबर 15, 18 उधर जाएगा तो माइनस में गया। 6x माइनस 5y बराबर -3 बन गया समीकरण नंबर दूसरा। ये रहा हमारा समीकरण नंबर 1, ये रहा समीकरण नंबर 2। तो अब इन दोनों समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हमको हल करना है। दोनों समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो उम्मीद करते हैं इसके आगे आप लोग कर सकते हो। ठीक, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन में। अच्छा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं ये बता दो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 का 6 नंबर, ये लास्ट है इस एक्सरसाइज का। इस क्वेश्चन के बाद ये एक्सरसाइज खत्म। क्वेश्चन नंबर 6वां, तीसरे का 6वां। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो वर्तमान आयु ज्ञात करो। भैया यहाँ पे जैकब और उसके पुत्र की बात कर रहा है। किसकी? जैकब और उसके पुत्र की। और निकालना क्या है? वर्तमान आयु किसकी निकालना है? क्वेश्चन में जिसकी बात कर रहा है उसी की ना निकालेंगे कि पड़ोसी की निकालने जाएंगे? जिसकी बात कर रहा है क्वेश्चन में उसी की आयु निकालना है। तो किसकी बात कर रहा है? जैकब और उसके पुत्र की। तो मान लो कि माना जैकब की आयु कितनी है? x वर्ष है। तो उसके पुत्र की आयु क्या हो जाएगी? पुत्र की आयु हो जाएगी भैया y वर्ष। हमने मान लिया, जैकब को मान लिया x वर्ष, पुत्र को मान लिया y वर्ष। अब कब की बात कर रहा है? वो बोल रहा है 5 वर्ष बाद। देखो वर्तमान, ये हमने कौन सी आयु माना है? एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पे लिख देना, ये हमने वर्तमान आयु माना है। ये अभी वर्तमान आयु माने हैं, लेकिन क्वेश्चन बात कर रहा है शुरू में वो 5 वर्ष बाद की। 5 वर्ष बाद यानी 5 वर्ष आगे की बात कर रहा है, अभी की बात नहीं कर रहा। 5 वर्ष आगे की बात कर रहा है। तो हमको तो इनकी अभी की आयु पता है, वर्तमान आयु पता है। क्वेश्चन 5 वर्ष आगे की बात करने लगा, तो हम इनकी 5 वर्ष बाद क्या आयु होगी पहले आयु तो निकालें, तब तो आगे बात करेंगे। तो हम निकाल लेते हैं 5 वर्ष बाद। जब की बात कर रहा है, जितने दिन या जितने पहले की बात कर रहा है, जितना टाइम आगे या जितना टाइम पीछे, जब की बात कर रहा है तो उस टाइम की आयु मालूम होनी चाहिए। जब तक वहां की आयु नहीं मालूम होगी, एज नहीं मालूम होगी, हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो 5 वर्ष आगे की बात कर रहा है तो 5 वर्ष बाद की आयु निकालो पहले। जैकब कितने साल का रहेगा? जैकब कितने साल का रहेगा भैया? अभी तो x साल का है। 5 साल बाद कितने का रहेगा? जब भी आगे को पूछे, बाद को पूछे, जितना भी बाद को पूछे उतना जोड़ दिया जाता है। x प्लस 5 वर्ष। देखो अभी अगर x साल का है तो 5 साल बाद जैकब कितने का रहेगा? x प्लस 5 वर्ष का। अच्छा, पुत्र कितने साल का रहेगा? पुत्र अभी कितने साल का है? y साल का है। तो 5 साल बाद कितने साल का रहेगा? 5 इसमें भी जोड़ देते हैं, y प्लस 5 वर्ष का। अच्छा, 5 वर्ष बाद है क्या? 5 वर्ष बाद, क्वेश्चन कहा गया 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जैकब की आयु उसके
पुत्र से 3 गुनी हो जाएगी। देखो जो 5 साल बाद जो दोनों की आयु है ना, ये जो 5 साल बाद दोनों की आयु है, इसके लिए बोल रहा है कि जो जैकब की आयु है, यहाँ देखो किसकी बात कर रहा है, जैकब की। ये जो जैकब की आयु है ये उसके पुत्र से 3 गुनी हो जाएगी, यानी 3 गुनी ज्यादा रहेगी, हो जाएगी। जैकब की जो आयु है उसके पुत्र से 3 गुनी ज्यादा हो जाएगी। कम ज्यादा की बात किया ना क्वेश्चन में कम ज्यादा की बात किया, इसीलिए हम दोनों को पहले कार पकड़ के लाए और यहाँ पर रख दिए। जब भी कम ज्यादा की बात करे तुरंत पकड़ के लाओ, रख दो। अब देखो यहाँ किसकी बात कर रहा है, कौन 3 गुना ज्यादा है भैया, जैकब। ये x + 5 ये है ज्यादा, ये देखो x + 5 ये है 3 गुना ज्यादा। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, ये 3 गुना ज्यादा है, इधर भी 3 का गुणा कर दो, ठीक है। अब 3 का गुणा करो और सॉल्व करो तो क्या बनेगा, x + 5 बराबर 3y + 15। 3y को इधर ले आओ तो x - 3y बराबर 15। ये 5 उधर जाएगा तो माइनस में, x - 3y बराबर 10। बन गया समीकरण 1। अच्छा दूसरा समीकरण बनाए, दूसरे में कब की बात कर रहा है, अब बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व। देखो अभी बात कर रहा था अभी से, यानी वर्तमान से 5 वर्ष बाद के लिए। हमने 5 वर्ष बाद की बात आयु निकाली और उसने बोला था 3 गुना ज्यादा है, तो हमने रख करके तुलना कर दिया। अब उसने बोला है 5 वर्ष पहले। अब देखो अभी की, ये आगे की बात नहीं कर रहा, अब 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है, 5 साल पहले। तो अब हमको निकालना पड़ेगा 5 साल उनकी पहले आयु क्या थी, 5 वर्ष पूर्व की आयु भी निकाल लें, 5 वर्ष पूर्व। अच्छा भैया जैकब अभी x साल का है, जैकब अभी तो x साल का है, 5 साल पहले कितने साल का रहा होगा, तो भैया जब पहले की आयु पूछे तो उतना घटा दो, जितने साल पहले की पूछे उतना घटा दिया जाता है, किससे, वर्तमान आयु से। 5 साल पहले को तो 5 घटा दो, तो 5 साल पहले जैकब था x - 5 वर्ष का। पुत्र की भी निकालना पड़ेगा, पुत्र कितने का रहेगा, अभी y साल का है, तो 5 साल पहले y - 5 वर्ष का हो गया। दोनों की आयु आ गई, 5 वर्ष पहले दोनों की आयु आ गई। अच्छा 5 वर्ष पहले आयु क्या थी, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। अच्छा 5 साल पहले जैकब की आयु उसके पुत्र से 7 गुनी थी। कितने गुनी थी, 7 गुनी थी। कौन, देखो कौन 7 गुना ज्यादा था भैया, जैकब, क्योंकि नाम पहले जैकब का दिया है। जैकब अपने पुत्र से 7 गुना ज्यादा बड़ा था 5 साल पहले। फिर से इसने गुना उना की बात किया, दोनों को पकड़ के लाओ, कान पकड़ के लाओ, यहां पर रखो, रख दिए, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, तो जैकब है वो पुत्र से 7 गुना बड़ा है। जैकब कौन है, ये x - 5 है ना, ये 5 गुना बड़ा है। तो बराबर करने के लिए हम दूसरे साइड, सॉरी 7 गुना बड़ा है, 7 से गुणा कर दो। अब देखो 7 से गुणा करोगे तो क्या बनेगा, x - 5 बराबर 7 से y में गुणा करोगे तो 7y, इससे गुणा करोगे तो -35। अब इसको पक्षांतर करो तो x - 7y बराबर -35 + 5। तो x - 7y बराबर -35 से 5 घटाओगे तो -30 आ गया, बन गया समीकरण नंबर 2। देखो हमको समीकरण पहला भी मिल गया, समीकरण दूसरा भी मिल गया। अब फिर इन दोनों समीकरणों को यूज करके प्रतिस्थापन विधि लगाना है और x का मान और y का मान निकालना है। अगर हम हर क्वेश्चन में भैया पूरा प्रतिस्थापन विधि सहित हल करके बताएंगे तो अभी आपका ये जो वीडियो 1 घंटे का हो रहा है ये पहुंच जाएगा 2 घंटे का। तो जो काम आप लोग कर सकते हो, जिसके आगे आप लोग काम कर सकते हो, वो पार्ट हम छोड़ रहे हैं। और अगर फिर भी आप लोग को नहीं बन रहा है, अगर कोई समस्या आ रही है तो आप बेशक कमेंट में बताओ, आप सबके आंसर बताए जाएंगे। कैसे, कहाँ पे अटक रहे हो, क्या डाउट आ रहा है, आप कमेंट में बताओ, आप सभी के डाउट बताए जाएंगे। तो अच्छा इसी क्वेश्चन के साथ हमारा एक चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन था 3.3 का। अब हमको स्टार्ट करना है अगला चैप्टर 3.4। तो पहले आप लोग इसकी एक बार प्रैक्टिस कर लो, फिर अगले वीडियो में 3.4 स्टार्ट करते हैं।